हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चैप्टर को हमने बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ा है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जाकर आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के बेसिस के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस 2024 के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। मतलब सोलर वाटर हीटर हम यूज नहीं कर सकते गर्म पानी लेने के लिए। कौन से डे के ऊपर? सनी डे में तो ऑब्वियसली बात है हम ले सकते हैं, विंडी डे में भी ले सकते हैं, हॉट डे में भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लाउडी, जब हमारा क्लाउडी डे है, इट मीन्स वहां पे सन की प्रेजेंस ही नहीं है, तो हम सोलर वाटर हीटर जो है वो वाटर को क्या नहीं कर पाएगा, हॉट नहीं कर पाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का सोर्स जो कि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, उस ऑप्शन को हमने यहाँ पे टिक करना है। बायोमास जिसमें कोई भी बायो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो ना हो। ठीक है, अब वुड जो है ऑब्वियसली बात है, ये भी आपका बायोमास एनर्जी में ही आता है। गोबर गैस भी बायोमास एनर्जी सोर्स में ही आता है। कोल भी आपका बायोमास एनर्जी सोर्स में आता है। सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो कि क्या नहीं है, बायोमास एनर्जी सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी जो है, जो कि हम यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। सन एनर्जी से हम कौन से सोर्स जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी ऑब्वियसली बात है, हम सन जो है वो क्या करता है, सन के इफेक्ट के कारण ही हमें जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। विंड एनर्जी भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर सन ना हो तो हमारे जो भी हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे जो भी हमारे वेदर में जो भी चेंजेस आते हैं, गर्मी सर्दी बरसात किस तरीके की बनती है, साइक्लोन्स आते हैं, ये सारा का सारा किसकी वजह से आता है, सन की वजह से आता है। तो विंड एनर्जी भी सन की वजह से बन जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनाते हैं, न्यूक्लियस से बनाते हैं। एंड न्यूक्लियस जो है वो आप सभी जानते हैं, यूरेनियम हो गया, आपका बेरियम हो गया, इस तरीके के। ठीक है, तो इनका जब कभी भी फ्यूजन या फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। और मैंने ये आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो है पिछली वाली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आती है हमें न्यूक्लियस के थ्रू, जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हो सकता है। फ्यूजन होगा चाहे फिजन होगा, लेकिन दोनों फ्यूजन एंड फ्यूजन जो है वो क्या है, एक तरीके की कंट्रोल इन्वायरमेंट में किए जाते हैं, और सन का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सन की प्रेजेंस और एब्सेंस ये दोनों में ही हो सकते हैं। तो सन एनर्जी जो है वो हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, किससे, सन एनर्जी से। बायोमास एनर्जी के लिए भी हमें सन की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ो। बोला गया है, एक डिवाइस इन विच द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कंट्रोल्ड। मैंने कल ही पढ़ाया है, उस डिवाइस को हम बेटा क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पर हम क्या कर पाए, न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए, लेकिन ये कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, तो उस डिवाइस को या उस चैम्बर को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोल देते हैं। मैंने समझाया हुआ है, पार्ट नंबर 2 वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है, फॉर अ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन द रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो कितना रहता है। देखो, ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है ये रहता है आपका 1। ठीक है, कंट्रोल में सस्टेन्ड चेन रिएक्शन जब आपने करवानी है, सस्टेन्ड चेन रिएक्शन मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट में, तब ये रहता है 1। अगर जो है यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता तो वो ग्रेटर देन क्या हो जाना था, 1 हो जाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है, ये जो आपका रिप्रोडक्शन फैक्टर है के साथ डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, मॉडरेटर जो कि हम यूज करते हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर, क्या मॉडरेटर्स का क्या यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स निकल कर आते हैं उनकी स्पीड को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। इट मींस मॉडरेटर का काम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ
स्लोइंग मतलब न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, ठीक है। एक्सलेट ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ही तो ये स्टॉप करते हैं, ना ही तो ये हीट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोला गया है, देखो बोला गया है द फ्यूजन रिएक्शन अकर्स एट, जो फ्यूजन रिएक्शन है वो कौन से टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर, मतलब क्या रिलेशनशिप है इसका। तो मैंने आपको बताया भी था फ्यूजन किसका एग्जांपल लेना है, कल वाले वीडियो में जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी पार्ट नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है। जब कभी भी फ्यूजन वर्ड लिखा गया आप सन के साथ इसको क्या कर लो, कंपेयर कर लो। और सन के अंदर जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, 2 × 10⁻⁷ जो कि इसके इंटीरियर का है। अगर इसके सरफेस का टेम्परेचर देखा जाए तो 10⁻⁶ केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो फ्यूजन की प्रोसेस के साथ आपने हमेशा किसको रिलेट करना है, सन को, जो कि टेम्परेचर जो है हाई रेंज का है। तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। तो ये भी मैंने आपको कल ही बताया है, बड़ा ही सिंपल सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन देखो, बोला गया द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर Z है एंड मास नंबर जो है वो A है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम मास नंबर में से क्या घटा देते हैं, एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर आपके पास क्या है, तो A - Z आपको क्या यहाँ पे देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी आपका एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी। तो A - Z कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज गिवन आउट, जो बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट एटम, जो एटॉमिक नंबर है वो पेरेंट एटम का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, वो किससे होगा, पेरेंट एटम का इंक्रीजेस बाय यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। लीस्ट पूछा गया है तो वो अल्फा पार्टिकल की होती है लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, गामा रेज, ठीक है। हाईएस्ट होगा तो गामा होगा, यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब आ जाओ जरा एक और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपने क्या करने हैं, इनको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर जब कभी भी आप इन तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है या आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो आपने चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। चैप्टर को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो वहीं पर टिक मार्क हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन देखो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में स्टेटमेंट ही बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है वी आर encouraged टू प्लांट मोर ट्रीज सो एज टू इंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड बायोमास फ्यूल। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएंगे, इनकरेक्ट। तो ये तो बेटा सही बात है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, क्लीन रहेगा और हम बायोमास फ्यूल जो है वो क्या कर पाएंगे, उनको प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। हमें बतानी कौन सी है जो कि इनकरेक्ट है। गोबर गैस जो प्रोड्यूस्ड होती है व्हेन क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा डिकम्पोज, ऑब्वियस बात है एब्सेंस ऑफ, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बोला गया था मेन इंग्रेडिएंट जो है बायोगैस का वो इथेन है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रेजिडुअल एश। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम कभी भी किसकी बात करते हैं, जो बायोगैस की जब कभी भी बात की जाती है तो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो इथेन ना हो कि बेटा कौन सा रहता है, मीथेन रहता है, ठीक है। पढ़ाया भी है मैंने पार्ट नंबर 1 वीडियो में, आप देख भी सकते हो, ठीक है। मीथेन है जो कि रिच है एंड यहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ स्मोक एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रेजिडुअल एश। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या करती है, आपके पास जो रेजिडुअल है वो काफी कम बचता है, ठीक है। लॉट ऑफ स्मोक, धुआं इतना ज्यादा इसमें से नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है और हमें इनकरेक्ट ही यहाँ पे बताना है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, बायोमास रिन्यूएबल सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है बायोमास जो है हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था जो कि बेटा क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एनर्जी लीड्स टू द
leads to least environmental pollution in the process of its harnessing and utilization। जो मतलब अगर हम क्या करते हैं, हार्सिंग एंड यूटिलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम पोल्यूशन जो है वो कौन सी एनर्जी से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी बोला गया है, थर्मल एनर्जी बोला गया है, सोलर एनर्जी बोला गया है, जियोथर्मल। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम जो पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है वो सोलर एनर्जी से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी की हम जहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बनते ही बनते हैं, या ह्यूज अमाउंट में हमें स्मोक देखने को मिलेगा, या कोई ना कोई पोल्यूटेड गैसेस जो होंगी वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिनकी तीनों की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें देखने को मिला। सिर्फ एक सोलर एनर्जी है जहाँ से हमें किसी भी टाइप का कोई भी पोल्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब यहाँ पर हमें ऐसा सोर्स बताना है जो कि बाकियों से क्या है, बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लिग्नाइट है, नेचुरल गैस है, उसके बाद है आपका सन है, एंड उसके बाद है कोल। तो यहाँ पे डिफरेंट है, मैं लिग्नाइट, नेचुरल गैस और कोल, ये तो आपको देखने से ही पता लग रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि लिग्नाइट जो है फॉर्म होता है नेचुरल गैस से भी हमें, तो किसी भी तरीके से हमें सन जो है, ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लिग्नाइट भी क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, नेचुरल गैस से भी पोल्यूशन देखने को मिलता है, कोल भी हमें क्या करता है, हमें पोल्यूशन देता है। ठीक है, अब इसको दूसरे टर्म्स में आप कैसे देख सकते हैं कि लिग्नाइट जो है वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, नेचुरल गैस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कोल जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन सन जो है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हमारी क्या, एनर्जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आ गया। अब देखो नेक्स्ट बोला गया ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, वुड है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, या यूरेनियम है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो सही आंसर है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। अब देखो यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से आप समझते हो, नेचुरल गैस भी, ठीक है, उसके बाद यूरेनियम भी, ठीक है, सिर्फ एक वुड है जिसको हम सबसे इजीली यूज कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। वुड से क्या बन सकता है, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे कोल बन सकता है, कोल का हम यूज कर सकते हैं बार बार, किसके लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम से तो एक बार जल गया तो वापस नहीं हम बना सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल आपने एक बार जला दिया तो वापस से क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बन सकता। नेचुरल गैस को आपने जला दिया, स्मोक बन गया, इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो गया, लेकिन वापस से हम इसको फिर से नेचुरल गैस में, मतलब इसका हम किसी भी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। यूरेनियम भी सेम उसी तरीके से है, सिर्फ एक वुड है जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। कोल, वुड से चाहे आप कोल बना लो, ठीक है, कोयले को आप हीट कर सकते हो, जिसका हम वापस से किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। द फ्लो चार्ट, ये जो आपको फ्लो चार्ट बताया गया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ थर्मल पावर प्लांट, मतलब ए से बी में जा रही है। तो ए से बी में जा रही है, और ये प्रोसेस कौन सी है, आपको ऑप्शन में, आपको क्वेश्चन में मेंशन बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है। तो थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है, तो इतना तो आपको पता लग ही गया कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी से यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम उससे कोई ना कोई काम निकलवा सके। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मल और मैकेनिकल, थर्मल मैकेनिकल बेटा कहाँ पे, थर्मल और मैकेनिकल, थर्मल ये बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए के प्लेस के ऊपर लिखा जाएगा थर्मल एनर्जी, एंड बी के प्लेसेस के ऊपर लिखा जाएगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये बी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको बना के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है जो ड्रिप स्टोन्स हैं आर फाउंड, कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, तो आप ये तो सभी जानते हैं, लाइमस्टोन केवर्स में जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जहाँ पे हमें लाइमस्टोन ज्यादा देखने को मिलता है, तो ड्रिप स्टोन्स जो है वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा आपका ज्योग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, द एनर्जी स्टोर्ड इन
फॉसिल फ्यूल्स इज रिलीज्ड बाय बर्निंग। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। एनर्जी जो है जो स्टोर रहती है किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। वो अब ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स में तो है, लेकिन किस फॉर्म में होती है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो। किस फॉर्म में होती है? वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी में होती है, और जब ऐसे फ्यूल को हम बेटा हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, ठीक है। बर्न किया तो हमें क्या देखने को मिला? अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। लॉट ऑफ हीट एनर्जी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे ये भी अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि फॉसिल फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस टाइप की होती है? केमिकल एनर्जी होती है, आपको अलग अलग टाइप दे दिए होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोलर पैनल्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब आपने सोलर पैनल्स के रिगार्डिंग जो है उसको कंपेयर करना है किससे? जो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सोलर सेल्स, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है ये। सोलर सेल्स हैव हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? सोलर सेल्स हैज लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी तो होती ही नहीं है, सॉरी लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होती नहीं है। सोलर सेल्स हैव लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये भी गलत है। सोलर सेल्स हैव लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, तो ये भी बेटा बिल्कुल गलत है। सोलर सेल जो है हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहती है एंड लो एफिशिएंसी रहती है। सोलर सेल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं आपको इसका जो रीजन है वो भी यहाँ पे बताती हूँ। जब हमने सोलर सेल्स को क्या करना होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में आप चले जाना, ठीक है। वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें स्पेशल ग्रेड के सोलर सेल्स बनाने हैं तो स्पेशल ग्रेड का वहां पे क्या यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है। सिलिकॉन के साथ थोड़ा थोड़ा वहां पे सिल्वर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि अगर सिल्वर है और ये किस टाइप का है? स्पेशल ग्रेड का है। सिल्वर है, ये भी क्या है? आपके स्पेशल ग्रेड। तो सिलिकॉन एंड सिल्वर जो है ये क्या है? हाई ग्रेड के, मतलब स्पेशल ग्रेड के हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये महंगे हैं, तो ये क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सोलर सेल्स जो होते हैं उनकी हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है एंड लो एनर्जी एफिशिएंसी होती है। और बहुत से बच्चे इसको जो है ऑप्शन नंबर बी चूज करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी या सी में से चूज करके आएंगे, ठीक है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आप इसी तरीके से जो है छोटी छोटी गलतियां जो है अपने एग्जामिनेशन में करते हैं, ठीक है। स्पेशल ग्रेड के हमने क्या बनाने हैं? सोलर सेल्स बनाने, सोलर पैनल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको सोलर पैनल्स अगर लिखा गया ना और उसको दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कंपेयर करने के लिए पूछा गया, तो आप समझ जाओ कि आपको वहां पे स्पेशल ग्रेड के सोलर पैनल्स के बारे में बात हो रही है। और स्पेशल ग्रेड के जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें हमेशा सिलिकॉन एंड सिल्वर का यूज किया जाता है, ठीक है। सिल्वर की प्लेटिंग वहां पे लगी होती है, सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। बाइंडिंग के लिए आपका सिल्वर यूज किया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है और लो एफिशिएंसी वहां पे रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि जो आपके सोलर कुकर्स हैं आर मोर यूजफुल इन क्लाउडी वेदर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? तो हम सभी जानते हैं सोलर कुकर्स का यूज जो है सबसे ज्यादा यूजफुल कब होंगे? जब आपका इन्वायरमेंट क्या होगा? सनी होगा, ठीक है। सनी नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? क्लाउडी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है जो लार्ज इकोसिस्टम्स हैं आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स, the submerged vegetation rots and give rise to a greenhouse named। तो ये तो हम सभी जानते हैं, उस गैस का नेम क्या है? मीथेन, ठीक है। मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। अब जितने भी लार्ज इकोसिस्टम है जब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, और वो सबमर्ज्ड हो गए अंडर द वाटर, जो भी डैम्स के हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन जो है जो कि सबमर्ज हो गई वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है? सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। पानी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वेजिटेशन है वो क्या हो जाएगी? पानी के अंदर सड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन कौन सी कंडीशन के अंदर? अगर कंडीशन आपको पूछी जाए तो आप ये भी बता सकते हैं एनएरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। जो कि एनएरोबिक कंडीशन हो रही है, इस तरीके से आपने गोबर गैस वाले प्लांट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एनएरोबिक। और यहाँ पे जो एनएरोबिक की प्रोसेस होती है सेम जिस तरीके से आपका गोबर गैस के प्लांट में यही प्रोसेस चलती है, वहां पे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। तो इस प्रोसेस के साथ हमेशा कौन सी गैस आएगी, आपकी मीथेन। ठीक है, जो कि ग्रीन, जिसको हम मीथेन को हम एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो ये सेम क्वेश्चन वही आ गया। ठीक है, पूरी की पूरी पिक्चर को देखो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, द डैश इज सील्ड चैम्बर इन विच देर इज नो ऑक्सीजन। इनमें से आपने ये देखो, ये आपको सील्ड चैम्बर आपको बताया गया है। तो सील्ड चैम्बर यहाँ पे कौन सा है, जहां पर कोई भी ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा है, आपका डाइजेस्टर, मैंने बताया भी था, पूरे तरीके से सील्ड होता है ये वाला। ठीक है, अब देखो जो डाइजेस्टर जो है वो मैंने आपको बताया था कि सील्ड चैम्बर होता है जहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। और जो ये स्लरी है, काऊ डंग जो भी है, ठीक है, स्लरी जो है काऊ डंग की, और वाटर के साथ मिक्स करके जो है मिक्सिंग टैंक में जो है वो डाली जाती है। ठीक है, और फिर ये डाइजेस्टर में अंदर जो है इसी से डाली जाती है, जो कि क्या है, तरीके का पूरा सील्ड चैम्बर है जहां पर आपकी एनारोबिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और फिर बाद में जो भी गैस बनती है मीथेन, वो बाहर जो है और आपको क्या प्रोवाइड करती है, आप उसका यूज कर लेते हो। बाद में जो थोड़ी बहुत जो भी आपके पास क्या बचता है, रेजिड्यू बचता है, खाद के रूप में आप उसको क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो, एज अ फर्टिलाइजर भी आप उसको यूज कर लेते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बना के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, डैश इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। तो हम सभी जानते हैं बायो जो गैस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, गोबर गैस बोल देते हैं। ठीक है, काऊ डंग जो है, जो भी आपका जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी रेजिड्यू बचते हैं, जब हम कभी भी फसल को काटते हैं उसके बाद जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है या वेजिटेबल का वेस्ट बचा सारा का सारा हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सारा का सारा उस टैंक में डालते हैं जिससे बायोगैस बनती है। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग का जो मेन मटेरियल है वो आपका काउडंग ही रहता है, काउडंग में मिक्स करके ही वो सारे के सारे जो आपकी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट है, वो मिलाए जाते हैं। लेकिन मेन जो प्राइमरली आपका जो मटेरियल है वो काउडंग ही होता है, जिसकी वजह से कौन सी गैस बनती है, गोबर गैस बनती है, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर। मिरर्स जो है सोलर कुकर में क्यों यूज किए जाते हैं, तो मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि वो हाई अटेन टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई क्या कहते हैं, अटेन कर लेते हैं इनसाइड द कुकर। तो धीरे धीरे वहां पे हीट जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है एक तरीके से, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ खाना जो है, सोलर कुकर में रखा हुआ खाना जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। फोकस द रेज, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर, वो भी है। एंड ऑल ऑफ द अबव, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मिरर्स का यूज जो है वो एज अ रिफ्लेक्टर भी होता है, फोकसेस द सनलाइट भी होता है, एंड उसका यूज जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिरर्स जो हम यूज करते हैं सोलर कुकर में एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर, तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टर का भी वो काम करते हैं, फोक्सर का काम भी करते हैं कि आप सन रेडिएशन को फोकस कर रहे हैं, ऑफकोर्स तब भी करते हैं। और क्या ये इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को इनसाइड द प्रेशर कुकर, इनसाइड द सोलर कुकर। तो हाँ, तो ये भी बिल्कुल आपके सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अनइक्वल हीटिंग of the land mass and the water bodies by the solar radiation generates एयर मूवमेंट एंड कॉज। वो क्या कॉज करती है, तो हम सभी जानते हैं वो कॉज करती है विंड। मैंने आपको विंड एनर्जी में ये पढ़ाया भी है। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो है, मैंने कहा सोलर रेडिएशन का बहुत बड़ा यूज होता है, हमारा जो यहाँ पे वेदर बनता है अर्थ के ऊपर, ये सारा का सारा सन की मूवमेंट, सन के ऊपर जो भी वहाँ पे चेंजेस आते हैं ये उन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारी एयर मूवमेंट है एंड कॉजेज द आपका विंड, जो कि क्या करती है, ब्लो करती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ जरा। बायोगैस प्लांट इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड्स सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगर हम लार्ज स्केल की बात करो, देखो इसका अगर मुझे एग्जांपल देना तो मैं क्या बोलूंगी, अगर लार्ज स्केल मतलब काफी ज्यादा पॉपुलेशन की कमी को दूर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी बायोगैस सॉरी बायो वेस्ट है या जो भी सीवेज मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनको सभी को आप मिला लो तो वो काफी ज्यादा इजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस प्लांट बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, एंड जो जो भी वहाँ पे गैस बनती है हम उसका यूज जो है अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, और हम इसे क्या
एनर्जी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसका जो बाद में जो खाद बच जाती है उसका यूज हम एज अ फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने खेतों में डालने के लिए, अपने जो आपके घर के फॉर्म्स होते हैं उनमें भी डालने के लिए। तो ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरे तरीके से ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है द फंक्शन ऑफ अ ग्लास शीट इन द सोलर कुकर। जो ग्लास शीट, देखो मिरर्स अलग चीज है सोलर कुकर में, और ग्लास शीट जो है उसका अलग यूज है। जो ग्लास शीट है वो हमेशा क्या करती है, मैंने आपको बताया भी था, वो ट्रैप करती है हीट को, ठीक है, तो टू ट्रैप हीट इनसाइड, ठीक है, जो कि आपकी थोड़ी सी ब्लू कलर की रहती है साइड से, ठीक है, निचली वाली जो है, एक तो आपका इस तरीके से होता है ना, और एक आपका इस तरीके से है बॉक्स, इस तरीके से नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लास शीट यहाँ पे होती है आपकी ग्लास शीट, और यहाँ पर क्या होते हैं मिरर्स। मिरर्स काम करते हैं, जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं उनको फोकस करते हैं, ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनको रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लास शीट के ऊपर। ग्लास शीट के अंदर जो है ये जब रेस पड़ेंगी तो ये इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर के, और यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, तो ये ग्लास शीट का क्या काम है, अभी पूरे तरीके से बंद है, तो अंदर ये क्या करेगी, सारी की सारी जो हीट आ रही है इसको ट्रैप कर लेगी, ठीक है। ट्रैप होने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रखा हुआ खाना है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। देखो दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, मिरर्स का यूज भी बता दिया है एंड ग्लास शीट का भी मैंने यहाँ पे यूज बता दिया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपने बस सही मार्क करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। डैश do not require oxygen to decompose or break down complex compound of the cow dung slurry। मतलब हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बड़ा ही सिंपल सा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो जहाँ पे पिक्चर यूज हुई थी, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और ये डिकम्पोज हो जाते हैं, आप बिल्कुल आपके जो भी है डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होता है आपका काऊ डंग या स्लरी का, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट में थोड़े से दिन इसको जो आपकी काऊ डंग स्लरी है उसको रखा जाता है, और एनएरोबिक जो भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन सी प्रोसेस में चले जाते हैं, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, मीथेन गैस देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये गैसेस जो है हमें देखने को मिलती हैं, और जो मीथेन जो है वो जिसका हम यूज कर लेते हैं एनर्जी पर्पस के लिए, जिसको हम कंबशन के लिए नॉर्मली जो है यूज करते हैं, और बाकी की जो बच जाती है इसमें जो भी मैन्योर बच जाता है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी गैसेस हैं, तो फर्स्ट गैस जो है आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मीथेन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है हाइड्रोजन, एंड लास्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अगर आपको ऊपर जो है विजिबल ना हो, ठीक है, तो ये आपके पास चार गैसेस जो हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जहां पर हमने डिस्कस किया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के बेसिस के ऊपर, बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ जिसको हम पहले फुली डिटेल समझेंगे, एंड उसके बाद जो है उसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।